टॉपिक मैंने आपको सामने बता दिया था। आज का टॉपिक जो हमने रीजंस पढ़े थे, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स वगैरह, तो उसमें इनकम इफेक्ट में हम रिलेशनशिप किसके बारे में पढ़ते हैं? एक्स का प्राइस एंड क्वांटिटी, एक्स का प्राइस वाई का क्वांटिटी, वाई का प्राइस एक्स का क्वांटिटी, इनकम एंड क्वांटिटी, इनकम एंड प्राइस। लास्ट टू ऑप्शंस में ऑब्वियसली इनकम के बारे में है तो क्वांटिटी एंड प्राइस जो है वो एक्स की ही हुई, इनकम एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स, इनकम एंड प्राइस ऑफ एक्स। आप मल्टीपल आंसर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। बताओ, इस आंसर के बेसिस पर देखा जाएगा कि आपको इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितने अच्छे से समझ में आया। यहाँ पर हैं बच्चे 1 2 3 4। अरे हर्षी, अगर 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बच्चे हैं, तो एटलीस्ट 5 आंसर तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। और ज़्यादा ही आ गए, 2 3 4 5 6 7। और कोई बचा आंसर देने के लिए? सबने हो गया? एक बार चैट पे बता दो, डन लिख दो हो गया तो। संगिनी आपने मार्क कर दिया, और स्मृति आप भी कर दो मार्क। हर्षी आपने कर दिया मार्क? चलो, कर ही दिया होगा तो देखो जरा, ये आंसर दिए आप लोगों ने। तो आप लोग जो बोल रहे हो कि आपको समझ में आ गया, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ में आया हो। अपने आंसर से भी आप देख सकते हो, और अगर मैं इसका सही आंसर दूं तो आंसर है फर्स्ट वाला, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स। किसने करा ये 1 मार्क? एक ही बच्चे का सही है बस। अच्छा, हर्ष और भी कोई आंसर सिलेक्ट करा आपने? देखो, हमने जो पीछे रीजंस पढ़े, रीजंस थे किसके? लॉ ऑफ डिमांड के। मतलब कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, या फिर रीजंस फॉर increase in price, sorry, increase in quantity when decrease in price, या फिर decrease in quantity when increase in price। चारों में से किसी भी तरीके से तोड़ मोड़ के स्टेटमेंट लिख दो, आंसर तो रहेगा सेम। पहला रीजन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट
substitution effect, number of consumers, alternative uses. इन 5 रीजंस का इसमें होने का मतलब समझ में आता है। इसमें होने का मतलब है, ये रीजंस किसके हैं? लॉ ऑफ डिमांड के। मतलब कि हम रिलेशनशिप किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर? कोई भी चीज़ हो, रिलेशनशिप किसके बारे में रहेगा? जो हमारा ग्राफ बनेगा, लॉ ऑफ डिमांड में रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ हमारी कमोडिटी एक्स। इतनी बात समझ में आई? अब इन दोनों का रोल क्या है वो अभी बता देता हूँ, बट इतनी बात समझ में आई, ये चारों के चारों फैक्टर्स में लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस हैं। उसके डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीज़न है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में ही रिलेशनशिप देखेंगे। ग्राफ जो बनेगा प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में ही बनेगा। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं इनकम इफेक्ट देखता हूँ, मैंने आपको कल एक वर्ड बोला था, क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब जब प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज आता है, और डिमांड का मतलब जब क्वांटिटी में चेंज आता है फॉर बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस, है ना। तो इनकम इफेक्ट जो है it states change in quantity demanded with respect to change, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड लिखने का मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि हम सिर्फ प्राइस चेंज कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स रिमेन्स सेम। अदर फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन नहीं हो रही, अदर फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन नहीं हो रही। सिद्धार्थ, पॉजिटिव रिलेशन कैसे बोल सकते हो आप? अगर इनकम और क्वांटिटी में रिलेशन देख रहे होते हैं तो हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन, कि इनकम बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ गई, इनकम कम हुई, क्वांटिटी कम हो गई। मैंने बोला क्वांटिटी डिमांडेड मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में आने वाला चेंज। इनकम इफेक्ट उस पर कैसे डालती है? इनकम उस पर इफेक्ट कैसे डालती है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में? दैट इज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अदर फैक्टर्स के बारे में ऐसे मत सोचना कि हम अदर फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। हमारा रिलेशनशिप चल रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी के बारे में। सिद्धार्थ, इनकम इंक्रीज नहीं कर रहे, यहाँ पर हम प्राइस को ही बढ़ाएंगे या प्राइस को ही कम करेंगे? प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी? हमारी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और प्राइस कम करेंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। और अगर इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज होने पर डिक्रीज हो जाता है, तो ये वाला केस नॉर्मल गुड्स का केस है और ये वाला केस इंफीरियर गुड्स का केस है। बट हम किसके रिस्पेक्ट में चेंज डाल रहे हैं? प्राइस के रिस्पेक्ट में। इनकम का यहाँ पर कोई भी लेने देना नहीं है।
अभी सिद्धार्थ जैसे आपने बोला कि इनकम में इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी में आने वाला चेंज, नहीं, मैंने बोला क्वांटिटी डिमांडेड में आने वाला चेंज because of price, and quantity demanded itself is a term when price factor changes, other factors not. अब यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन किस तरीके से देखा जाता है, ग्राफ रहेगा सेम ही कि प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ गई। नॉर्मल गुड्स का केस बनाया है मैंने, ए से बी पर जाते टाइम, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है, और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट सेज कि when price of x when price of x falls, purchasing power of consumers will rise and vice versa. इनकम इफेक्ट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर मेरा कमोडिटी का प्राइस कम हुआ तो मेरी जो रियल इनकम है, मतलब कि जो मेरी परचेजिंग पावर है, वो बढ़ जाएगी, मैं ज़्यादा स्पेंड कर सकता हूँ उस चीज़ पर। अब जहाँ पर पहले मैं अपनी 1000 रुपीज़ की इनकम में 1000 रुपीज़ की इनकम है, मैं उसमें 10 kg का वीट ले पा रहा था, अभी भी मेरी इनकम 1000 रुपीज़ है, बट जो वीट का प्राइस है वो पहले 100 रुपीज़ था, अब 80 रुपीज़ रह गया, तो अब ऑब्वियसली मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, मैं ज़्यादा वीट पर खर्च कर सकता हूँ। तो जहाँ पहले मैं 10 kgs ऑफ वीट ले पा रहा था, अब मैं 15 kgs या फिर 10 से तो ज़्यादा ही कंज्यूम कर पाऊँगा। समझ में आई ये वाली चीज़ कि इनकम इफेक्ट का मतलब, ये नहीं है कि हम इनकम एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। इनकम इफेक्ट का सिंपल सा मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है प्राइस कम होने की वजह से, तो उसको हमने इनकम से रिलेट कर दिया कि प्राइस कम हुआ तो देखा जाए तो हमारी एक तरीके से इनकम बढ़ गई। ठीक है, प्राइस कम हुआ तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारी एक तरीके से इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने की वजह से हम ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, हम ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, उसको बस इनकम इफेक्ट नाम दे दिया। सेम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में भी सेम ही लॉजिक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के अंदर भी सेम ही लॉजिक है। हम यहाँ पर रिलेशनशिप किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं, टी एंड कॉफी, लो सिद्धार्थ, आपने पूरी मेहनत पे पानी ही फेर दिया। मैंने अभी आपको बोला इनकम इफेक्ट हो, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो, ये दोनों लॉ ऑफ डिमांड के टॉपिक्स हैं। बस यहाँ पर हम इफेक्ट देख रहे हैं, बट हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, x की with respect to change in price, और प्राइस भी x का। सेम ही कमोडिटी चल रही है, अदर फैक्टर्स के बारे में हम रिलेशनशिप नहीं देख रहे। जो हमारा फैक्टर्स अदर देन प्राइस था, फैक्टर्स अदर देन प्राइस,
यहाँ पर भी मैं प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ये वाली चीज़ एंड देखो, पहले मैं आपको डिफरेंस ही समझाता हूँ। पीछे जो हमने इनकम वाला करा, ये दो ग्राफ बनाए मैंने। अब इसमें डाउनवर्ड और अपवर्ड के बेसिस पर मत सोचना। यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स है, क्वांटिटी ऑफ एक्स है। दैट मीन्स हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरी बात, दूसरे तरीके से बोलना चाहें, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस फैक्टर्स, जो फैक्टर्स थे ना, फैक्टर्स ऑफ चेंज इन डिमांड, प्राइस फैक्टर जो पहला वाला फैक्टर था, और इनकम इफेक्ट जो है, इनकम इफेक्ट यहाँ पर इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पर हम देख रहे हैं चेंज इन डिमांड, प्राइस ऑफ एक्स एंड इनकम। लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, प्राइस फैक्टर नहीं है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस है, और इनकम इफेक्ट तो एक रीज़न था लॉ ऑफ डिमांड का। यहाँ पर कोई रीज़न वीज़न नहीं है, यहाँ पर हम रिलेशनशिप ही इनकम और क्वांटिटी का पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक तरीके से इनकम इफेक्ट उसको नाम दे रखा था कि उसका नेगेटिव रिलेशन बनने का रीज़न एक इनकम इफेक्ट हो सकता है, और भी रीजंस थे, इनकम इफेक्ट इज वन ऑफ द रीजंस। अब बात समझ में आई, इनकम इफेक्ट इज बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड का ही टॉपिक। हम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बात करूं, लॉ ऑफ डिमांड का ही टॉपिक है, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स में ही चेंज आ रहा है, एक्स के प्राइस के ही वजह से। यहाँ पर हमारी थिंकिंग क्या है कि with fall in price of X, more consumers will substitute relatively
expensive products and move on to X। हमारी यहाँ पर थिंकिंग ये है कि अगर हमारी कमोडिटी का प्राइस कम हुआ तो जो हमारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, हो सकता है कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट सस्ता लगने लग जाए तो लोग हमारे प्रोडक्ट पर शिफ्ट कर जाएं। हम रिलेशनशिप यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी का ही पढ़ रहे हैं, बट जो हमारे फैक्टर्स अदर देन प्राइस में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था और उसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स थे। फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, वहाँ पर हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ आर कमोडिटी। उसका भी कंपैरिजन साथ में करूं या फिर आगे समझ में? जैसे नीचे इनकम वाले का कंपैरिजन करा है, समझ में आ गया या दोबारा से कंपैरिजन करके दिखाऊं सब्स्टिट्यूशन का भी? सिद्धार्थ क्लियर? बाकी स्टूडेंट्स? अरे सबको क्लियर है तो चलो थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ फिर। अगर मैं रिलेशनशिप देख रहा हूँ P ऑफ x Q ऑफ x और यहाँ पर रिलेशनशिप देख रहा हूँ P ऑफ y Q ऑफ x, दिस मीन्स सेम लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस फैक्टर और क्या बोल सकते हैं हम, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है इज वन ऑफ द रीजंस। और यहाँ पर जो टॉपिक है वो है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का टॉपिक। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स किस में आता है? फैक्टर्स अदर देन प्राइस में। ठीक है, या ये कोई रीजन नहीं है, ये एक अलग फैक्टर है। तो आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, इनका रेफरेंस सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में दोगे अगर आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट को स्टेट करना है। जब आप लॉ ऑफ डिमांड या प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप रिलेटेड गुड्स के बारे में बात कर रहे हो तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट में नहीं जाएगा। दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जब उन टॉपिक्स के बारे में बात हो रही होगी तब सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ये सब बात होती है। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी चल रही है तब इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड अदर रीजंस आर वन ऑफ द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की वो क्यों आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, क्योंकि इनकम इफेक्ट एक रोल प्ले करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक रोल प्ले करता है, जिससे इनकम और प्राइस एंड क्वांटिटी में एक रिलेशन बन जाता है। क्लियर? आई होप अब तो क्लियर हो ही गया होगा सबको। उसके बाद नोट्स में से देखते हैं एक बारी, किसी को कोई टॉपिक में डाउट आता है तो फिर रजिस्टर पर डिस्कस कर लें। देखो आपके सामने नोट्स ओपन होंगे, नोट्स पर आ जाओ।
जो समझ में ना आए साथ साथ में पूछते रहना। सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशन हमने कवर कर ली कि डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड बाय कंज्यूमर मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड दैट ही इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर। तीन कंपोनेंट्स हैं कि वो विलिंग टू बाय होना चाहिए, डिफरेंट प्राइजेस पर होना चाहिए, मतलब डिफरेंट प्राइजेस पर विलिंग टू बाय होना चाहिए, एंड एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर होना चाहिए। डिमांड शेड्यूल, अगर मैं टेबल बना दूंगा तो दैट मीन्स शेड्यूल। डिमांड कर्व, अगर उस टेबल से मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा इट बिकम्स कर्व्स। फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डिमांड होते हैं हमारे पास 5। पी ऑफ एक्स मतलब कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी ऑफ वाई प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम ऑफ कंज्यूमर, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड ई फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस। आप इसकी जगह मिसलेनियस भी लिख सकते हो, मिसलेनियस, एंड मिसलेनियस के अंदर एक दो टॉपिक्स अपने कंबाइन कर सकते हैं बाई चांस आपको आंसर बहुत ज़्यादा लेंथी बनाना है अपना तो। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी, ध्यान रखना ये हमारा पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर, लॉ ऑफ डिमांड वाला फर्स्ट फैक्टर। पी ऑफ एक्स लॉ ऑफ डिमांड वाला, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ये सब तो हमने पढ़ लिया। ऑब्वियसली इन्वर्स रिलेशनशिप ही होगा तभी इसको लॉ ऑफ डिमांड का नाम मिला है। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका शेड्यूल है, नीचे कर्व बनाया हुआ है, ये देख यहाँ पर एक कर्व बनाया हुआ है। अब कर्व मैंने आपको बोला था स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व ऐसा भी हो सकता है, एंड कर्व ऐसा भी हो सकता है। तीनों में से किसी भी टाइप का कर्व हो सकता है, होने डाउनवर्ड स्लोपिंग ही चाहिए, होना आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग ही चाहिए। ये सब बातें हम कर चुके हैं तो थोड़ा सा बस डिस्कस कर रहे हैं। ये एजम्पशन थी हमारे पास पांच एजम्पशन सेम की वन वर्ड में लिखना चाहें तो अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास आई एक्सेप्शंस, गिवन गुड्स, स्टेटस सिंबल या लग्जरी गुड्स, नेसेसिटीज, इग्नोरेंस, इमरजेंसी गुड्स। उसके बाद हमारे पास आया रीजंस वाई डिमांड कर स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर इन्वर्स रिलेशनशिप क्यों होता है, या फिर प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड फॉल क्यों होता है, बाकी सारे रीजंस जो अभी हमने पढ़े। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से करना, इस पॉइंट को कभी भी स्किप नहीं करना। ये वाला पॉइंट हम डिटेल में दूसरे चैप्टर में भी करेंगे कवर। उसके बाद इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये भी थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद बाकी आ जाते हैं आपके थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट वाले, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। मतलब अगर आपको अगर 3 पॉइंट कवर करने हैं तो स्टार्टिंग के 3 तो करने ही करने हैं, और लास्ट के 2 के बारे में थोड़ी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दो तो भी चलेगा। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको बोला जाता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इसके अंदर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ये बना पी ऑफ वाई, सब्सटीट्यूट गुड्स। नेक्स्ट पेज पर हमको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये बताओ जो यहाँ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, क्या मैं इसको क्रॉस प्राइस इफेक्ट का नाम दे सकता हूँ? क्या मैं इस टॉपिक को क्रॉस प्राइस इफेक्ट का नाम दे सकता हूँ या नहीं? एक आंसर आया नो। बाकी स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर 2 टॉपिक्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और नेक्स्ट पेज पर है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
जब हम दूसरे गुड्स के बारे में चीज़ें पढ़ता इफेक्ट पढ़ते हैं तो उसको क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी बोला जाता है। तो ये जो हमने अभी ऊपर रीजंस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा, इनकम इफेक्ट तो नहीं बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसको भी मैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट का नाम दे सकता हूँ या नहीं? एक आंसर आया नो, एक आंसर आया यस। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताओ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि हाँ या ना। जल्दी से बताओ यस और नो। दो आंसर आए यस, हर्षी यस, ठीक है, नहीं दे सकते हम। क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब when we study the relationship of change in demand, change in quantity with respect to change in price of related goods, जब हम दूसरे related goods के price के साथ relationship पढ़ते हैं हमारी quantity का, तब उसको क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोला जाता है। क्रॉस का मतलब कि हम इंटरचेंज कर रहे हैं। क्रॉस इस तरीके से बनता है क्रॉस, कि प्राइस एक का क्वांटिटी किसी और की, हम एक का प्राइस उठा रहे हैं, एक की क्वांटिटी उठा रहे हैं, हम क्रॉस सिंबल बना रहे हैं कि एक का प्राइस उठाया, एक की क्वांटिटी उठाई और उसके बीच में रिलेशनशिप पढ़ लिया। बट क्या इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्रॉस प्राइस की थ्योरी अप्लाई हो रही है? हम यहाँ पर तो अपनी ही कमोडिटी का प्राइस, अपने ही कमोडिटी का क्वांटिटी उठा रहे हैं। एक्स की ही प्राइस एंड एक्स की ही क्वांटिटी के रिलेशनशिप पढ़ते हैं ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, तो उसको हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट का नाम नहीं दे सकते। सबको ये बात समझ में आई? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी गुड्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड यहाँ पर हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं इनकम एंड, यहाँ पर हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे इनकम एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स। दिस इज नॉट रिलेटेड विद इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में हम पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स लेके चलते हैं। जस्ट परचेजिंग पावर बढ़ जाती है लोगों की, उसको इनकम इफेक्ट का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली इनकम और क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ रहे हैं एंड प्राइस रिमेन सेम। इस केस में पी ऑफ एक्स इज सेम, प्राइस चेंज नहीं हो रहा, तो हम इनकम इफेक्ट इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, अब इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है वो नॉर्मल गुड्स में अलग तरीके से लगता है, इंफीरियर में अलग तरीके से लगता है। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमने डिस्कस करा था, ये इजी टॉपिक है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, ये सिंपल सा टॉपिक है। फिर बात आती है डिमांड चेंज, ये बेसिकली आपका जो टॉपिक है इसको आप नाम दे सकते हो, ये नाम सही से नहीं दे रखा, नाम यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज पहले वाला प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, ये बन जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरे वाले का नाम या फिर ऐसा करते हैं, ऐसा ही सही।
मुझे ये सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसको छोड़ो। जो फर्स्ट वाला है दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड सेकंड वाला इज चेंज इन डिमांड। ठीक है, ये वाला है क्वांटिटी डिमांडेड और ये वाला है सिंपल डिमांड। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर क्वांटिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, हमारे ही कमोडिटी हमारे ही गुड के प्राइस की वजह से आने वाला चेंज, मतलब पीएक्स। और डिमांड में विद फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स में आने वाले चेंजेस की वजह से। क्वांटिटी डिमांडेड का सेकंड पॉइंट, यहाँ पर होती है मूवमेंट, ध्यान देना वर्ड मूवमेंट। सेम डिमांड कर्व पर मूवमेंट होती है और यहाँ पर क्या होती है, डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है। थर्ड पॉइंट, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यहाँ पर प्राइस की वजह से पीएक्स की वजह से चेंज आ रहा है तो फैक्टर्स अदर देन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। और सेकंड वाले में अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आ रहा है तो प्राइस रिमेन्स सेम। मूवमेंट, मूवमेंट को हम नाम देते हैं एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन से, एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन, या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर अपवर्ड मूवमेंट। एक्सपेंशन का मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अपवर्ड मूवमेंट। यहाँ पर शिफ्ट होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड को हम फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, लेफ्टवर्ड को हम बैकवर्ड भी बोल सकते हैं। और ग्राफिकली ये रहे ग्राफ्स। ठीक है, एक बार रजिस्टर पर आ जाओ, मैं थोड़ा सा और क्लियरली समझा देता हूँ। दो टॉपिक्स, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन डिमांड। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइस फैक्टर एंड फैक्टर्स अदर देन प्राइस, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, इस तरीके से। तो यहाँ पर चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, और वो प्राइस भी है एक्स का, मतलब रिलेटेड गुड्स नहीं है। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू मतलब बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस, मतलब पीएक्स के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स। सो यहाँ पर प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो आप सेकंड पॉइंट पे बना सकते हो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यहाँ पर पीएक्स कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, जब पीएक्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर हम बोलते हैं मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर जाते टाइम मूवमेंट होती है। यहाँ पर शिफ्ट इन
डिमांड कर्व फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पॉइंट पर जाते टाइम यहाँ पर शिफ्ट आ जाता है डिमांड कर्व में। उसके बाद अब अगर कम मार्क्स में आए तो आप जो मूवमेंट कम होने का या ज़्यादा होने का मूवमेंट है वो सिंगल पॉइंट में भी डाल सकते हो, और ज़्यादा बड़ा आंसर करना है तो अलग अलग पॉइंट्स भी बना सकते हो, बट आपको मेंशन दोनों करना है। सो यहाँ पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड इंक्रीज होगी तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, हम जाएंगे डाउनवर्ड मूवमेंट। और अगर कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड होगी तो हम अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। देखो किस तरीके से, ए से बी पर अगर हम गए, प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ी मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एक्सटेंशन, इंक्रीज इन डिमांड मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। और डाउनवर्ड मूवमेंट, हम देखो यहाँ से अगर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर आते हुए डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। और कॉन्ट्रैक्शन, जब हमने क्वांटिटी कम करी, अगर मैं यहाँ से बी से ए पर गया, बी से ए पर जाते टाइम वाइस वर्सा लगा देंगे, बी से ए पर जाते टाइम अपवर्ड मूवमेंट में क्वांटिटी यहाँ से यहाँ पर जा रही है। ठीक है, प्राइस के बारे में हम नहीं पढ़ते, हम क्वांटिटी के बारे में देख रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इनका नाम क्या होता है, यहाँ पर शिफ्ट था तो शिफ्ट का मतलब राइटवर्ड शिफ्ट या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट, और इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, इंक्रीज इन डिमांड लिखा है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम मूवमेंट वाले की बात करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड, और जब हम इधर वाले की बात करेंगे तो डिमांड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पर क्या रिलेशनशिप आता है, पी एक्स क्यू एक्स। हम प्राइस एंड क्वांटिटी के बारे में ही देख रहे हैं, बट दूसरे फैक्टर्स की वजह से चेंज आया है। तो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब पूरा पूरा डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट, या फिर पूरा का पूरा डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट।
प्राइस रिमेन सेम एंड क्वांटिटी बन गई 3 अलग अलग। अगर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ मतलब इंक्रीज इन डिमांड, यहाँ पर देखो इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, फॉरवर्ड आगे बढ़ना फॉरवर्ड, एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज इन क्वांटिटी। बैकवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हो, यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज इन डिमांड होता है। इतना क्लियर? डिफरेंस अगर आए 6 मार्कर में तो कर सकते हो नहीं कर सकते? हाँ सिद्धार्थ, बुक की लैंग्वेज में लिखना है, आप बुक में से देखो या नोट्स में से देख लो, एक ही बात है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपनी लैंग्वेज में बना के नहीं लिखना, क्योंकि बीच के कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, डिमांड हो गया, ये स्पेसिफिक वर्ड्स आने ज़रूरी हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि वर्ड्स कौन से स्पेसिफिक आने ज़रूरी हैं, तो आप थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हो। डेफिनेशंस बिल्कुल मोल्ड नहीं करनी, थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हो। उसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, extension and increase in demand, या फिर contraction and decrease in demand, इनके इनको इलेबोरेट करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसमें सारे एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स लिख देंगे या थोड़ा थोड़ा चेंज होगा? एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स लिख देंगे या कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा? सेम। थोड़ा बहुत चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पर जो हमने ये डिस्कशन करी ये थी जनरल डिस्कशन, चाहे फॉल हो चाहे इंक्रीज हो, दोनों के बारे में डिस्कशन। बट अब अगर एक्सटेंशन और इंक्रीज है तो स्टेटमेंट्स तो ये वाली सेम ही रहेंगी कि एक्सटेंशन होता है जब प्राइस में चेंज आता है उसकी वजह से, और इंक्रीज होता है जब अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से चेंज आता है। यहाँ पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट, ये सेम रहेगा। अब जो ये वाला पॉइंट है, नोट्स पे देखो, ये तो पता नहीं आज ब्लर हो रही है ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा। जो ये लिखा है मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज एंड वहाँ पर शिफ्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? देयर इज एन अपवर्ड, नहीं एक्सटेंशन था ना, अगर एक्सटेंशन है देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर, और वहाँ पर देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर। ठीक है, हम स्पेसिफिक मूवमेंट या शिफ्ट का नाम बताएंगे, इन जनरल चीज़ें नहीं लिखेंगे। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट है
तो उसको क्या लिख सकते हैं आप? केस ये लिख सकते हो, व्हेन डिमांड व्हेन प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी इंक्रीजेस। और दूसरे वाले में when there is a favorable change in factors other than price, then there will be a rightward shift in demand curve। उसके बाद ग्राफ आ जाएगा। मतलब हमको जब हम एक्सटेंशन के बारे में और इंक्रीज के बारे में लिख रहे होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन या डिक्रीज वाली चीज़ें नहीं लिखनी, सिर्फ एक्सटेंशन और इंक्रीज के बारे में पॉइंट्स आने चाहिए। स्टार्टिंग की डेफिनेशन सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है नेक्स्ट। अच्छा, कॉजेज फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, ये तो हमने देख ही लिया था। पहला इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, ये इंक्रीज इन डिमांड के पॉइंट्स हैं। डिमांड में इंक्रीज कब होता है? इंक्रीज इन डिमांड का मतलब प्राइस या फिर अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ये कौन सा टॉपिक है, पीएक्स या फैक्टर्स अदर देन प्राइस? पीएक्स या फिर अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप ये एग्जाम्पल भी, अगर आपको और लेंदी आंसर करना है तो आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो। एक एक एग्जाम्पल दे दिया लास्ट में, ये नहीं कि 5 पॉइंट्स इसी के बना दिए एग्जाम्पल के, एक पॉइंट बना दिया एग्जाम्पल का। वहाँ पर इंक्रीज इन प्राइस और यहाँ पर वहाँ पर डिक्रीज इन प्राइस की वजह से इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड बिकॉज ऑफ increase in price of substitute goods, decrease in price of complementary goods, increase in income of consumer, favorable change in taste and preference, increase in number of consumers and कोई और रीज़न अगर आप देना चाहो तो। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर को लेंथी करने के लिए डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। तो इससे पहले मार्केट डिमांड होती क्या है वो समझा जाए। मार्केट डिमांड, डिमांड की जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, एग्जैक्ट डेफिनेशन, बस वहाँ पर इंडिविजुअल हटा के हम कलेक्टिवली डाल देंगे। मार्केट डिमांड इज डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। देखो, एक इंडिविजुअल हटा के सारे इंडिविजुअल्स की कलेक्टिवली डिमांड को बोलते हैं, टेकन टुगेदर इन एडिशन टू इंडिविजुअल फैक्टर्स अफेक्टिंग। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन ये काट दी। मार्केट डिमांड जो हमने पीछे डिमांड देखी थी, देखो मैं आपको डिमांड की डेफिनेशन पर लेके जाता हूँ एंड डिस्कस करते हैं। डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड बाय अ कंज्यूमर मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड दैट ही इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड by all the consumers taken together means the quantities of goods that all the individuals will be willing to buy at different prices within a given period of time। ठीक है, सेम डेफिनेशन में बस हम एक इंडिविजुअल की जगह सबको इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पर इन एडिशन टू इंडिविजुअल फैक्टर्स, वैसे तो फैक्टर सारे सेम हैं बट इंडिविजुअल फैक्टर्स के अलावा कुछ फैक्टर्स और भी हैं जिनकी वजह से मार्केट डिमांड अफेक्ट होती है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर एक बंदे के बारे में बात करें तो उसी बंदे के बारे में बात हो रही है, बट अगर हम मार्केट के बारे में बात करें तो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, उनकी एज पॉपुलेशन कितनी है, उनका जेंडर क्या है, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है।
मान लो अगर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करूं और सोचूं कि इंडिया में लॉन्च करना है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, एंड इतनी पॉपुलेशन में उसकी क्या डिमांड हो सकती है। अगर मैं यूएस में करना चाहूँ एक प्रोडक्ट को लॉन्च, वहाँ की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है, तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि ऑलरेडी लोग इतने कम हैं, मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करूँगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, तभी मेरे को फ़ायदा होगा। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो एज स्पेसिफिक होते हैं। टॉयज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बच्चे कितने हैं, हमारी जो मार्केट है उसमें जो बच्चे हैं वो कितने हैं। टॉयज़ जनरली बच्चे खरीदेंगे, एज के ऊपर भी हम डिपेंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स में ही आ जाएगा वो। जेंडर के ऊपर अगर मैं लेट से मेकअप किट्स के बारे में बात करूं, ज़्यादातर लेडीज़ गर्ल्स वगैरह प्रेफर करती हैं, सो मार्केट में उनकी रेशो कितनी है, लेडीज़ की गर्ल्स की रेशो कितनी है, उस हिसाब से मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है हमारी मार्केट में। पैसे वालों के पास बहुत पैसा, गरीब बिल्कुल गरीब, मतलब कि बहुत कम लोग जो हैं वो, बहुत कम सेक्शन जो है वो हमारा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, बैलेंस ऑफ रिच एंड पुअर इज आइडियल, मतलब कि ना अमीर बहुत अमीर ना गरीब बहुत गरीब, इक्वल सा है सब में, इक्वालिटी सी है, तो मतलब मेरा प्रोडक्ट बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं। ठीक है। अगर अमीर बहुत अमीर गरीब बहुत गरीब, तो अगर मैंने मिड रेंज का प्रोडक्ट भी निकाला तो गरीब लोग तो नहीं खरीद सकते ना। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ठीक ठीक है सबके अंदर, तो अगर मैं मिड रेंज का प्रोडक्ट भी निकालूं तो जिसके पास कम पैसा है वो भी लोन लेके या थोड़ा आउट ऑफ पॉकेट जाके उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। सो दीज टू पॉइंट्स जो हैं इंडिविजुअल में अफेक्ट नहीं करते, बट मार्केट के बारे में सोचा जाए तो हमें दो एडिशनल फैक्टर सोचने पड़ेंगे कि जो जिस मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं उसमें पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ के लोग किस तरीके से हैं, कितने लोग हैं, और वहाँ पर लोगों की इनकम कैपेसिटी कितनी है। लोगों की इनकम कैपेसिटी कितनी है। मान लो मैं किसी गांव में जाके बोलूँ कि मैंने एक हाईटेक पावर प्लांट वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया, तो गांव के लोगों की पेइंग कैपेसिटी तो इतनी है नहीं, वो कैसे ही मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। बट मैं किसी वेल डेवलप्ड सिटी के अंदर अगर अपना प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करता हूँ तो वहाँ के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि लोग परचेज कर लेंगे। ठीक है। ये जो दो पहले हैं, यहाँ पर मार्केट डिमांड को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कलेक्टिवली ये जो पहला वाला था, ये जो पहला वाला था और दूसरा वाला, इन दोनों को कंबाइन कर दूं अगर मैं थर्ड वाले में, इट बिकम्स मार्केट डिमांड। एक मैं आपको शेड्यूल बना के दिखाता हूँ। मानो ये है प्राइस, ए बंदा बी बंदा और इन दोनों को मिला के मार्केट, इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंड दिस इज मार्केट। प्राइस चल रहा है 10 का, 20 का एंड 30 का। ए बंदा जो है वो कहता है मैं तो 3 प्रोडक्ट ले सकता हूँ, 20 रुपीज़ में 2 और 30 रुपीज़ में 1। बी बंदा जो है वो कहता है मैं 10 प्रोडक्ट्स ले सकता हूँ, 20 में 5 ही ले सकता हूँ और 30 में 3 ले सकता हूँ। तो मार्केट डिमांड कितनी हुई, 13, 7, 4। तो अगर मैं ए को प्लॉट करूँगा तो ये बनेगा ए वाला, अगर मैं बी को प्लॉट करूँगा तो ये रहा बी का और ये रहा मार्केट का। दोनों को ऐड करके अगर मैं प्राइस और मार्केट को यहाँ पर प्राइस और जो डिमांड है क्वांटिटी ऑफ मार्केट को प्लॉट कर दूँ तो ये बन जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। ये मैंने जो टेबल बनाई, इस टेबल का क्या नाम होगा, इस टेबल का क्या नाम होगा,
मार्केट डिमांड शेड्यूल, जो हम पहले नॉर्मली सिर्फ इंडिविजुअल्स का बनाऊं डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल का कर्व बनाऊं डिमांड कर्व, मार्केट का शेड्यूल बनाऊं मार्केट डिमांड कर्व शेड्यूल, मार्केट का कर्व बनाऊं मार्केट डिमांड कर्व, पीछे मार्केट लग जाता है। जब इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं तो इंडिविजुअल लिखते नहीं है, एज्यूम्ड होता है। पूरा बोलना है मार्केट डिमांड शेड्यूल मार्केट डिमांड कर्व। उसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं। डायरेक्ट डिमांड पढ़ के देखना, बहुत इजी सा है। डिराइव डिमांड, इंफीरियर गुड्स हमने पढ़ ही लिया, यहाँ पढ़ लेते हैं। चलो, डायरेक्ट डिमांड, डिमांड ऑफ कमोडिटी इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन इट सेटिस्फाइज द वांट डायरेक्टली। अगर कोई कमोडिटी डायरेक्टली वांट को सेटिस्फाई करती है तो इट बिकम्स डायरेक्ट डिमांड। Derived demand, demand of commodity is said to be derived when its demand depends on the demand of parent product। कोई एग्जांपल दे सकते हो डायरेक्ट डिमांड का, कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो डायरेक्टली मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। एग्जांपल पेपर। चलो ठीक है, डायरेक्ट डिमांड के तो बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं। डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड नीचे वाले एग्जांपल्स जो हैं वो मत देखना। डिराइव्ड डिमांड का कोई एग्जांपल? क्लोथ, ठीक है। मिल्क, समझे नहीं? मिल्क से ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है कैटल। अगर मैं बोलूँ, हमको मिल्क वगैरह कहाँ से मिलते हैं? जो हमारी कैटल्स होती हैं, काव हो गई, बफेलो हो गई, उनसे ही मिल्क मिलता है जनरली। तो डिमांड फॉर कैटल एक तरीके से डिराइव डिमांड है, क्योंकि उनका डायरेक्टली हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे, हम उनको यूज़ कर रहे हैं फॉर जनरेटिंग मिल्क, एंड मिल्क को हम यूज़ करेंगे, डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं एंड अपनी डिफरेंट नीड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्वीट्स बना ली, कर्ड बना लिया, कुछ और कर लिया। बट मिल्क को डायरेक्टली डिराइव डिमांड बोला जाए तो थोड़ा सा प्रेफरेबल कम है, क्योंकि मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली। वुड एंड फर्नीचर, वुड की बोल सकते हो आप। वुड इज़ अ डिराइव डिमांड, क्योंकि वुड से आप फर्नीचर बनाते हो और बाकी सारी चीज़ें बनाते हो। क्लियर? उसके बाद इंफीरियर गुड्स को हमने डिस्कस कर ही लिया। क्रॉस प्राइस डिमांड, क्रॉस प्राइस डिमांड का मतलब रिलेशनशिप ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ठीक है। क्रॉस प्राइस इफेक्ट अभी हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले। कॉम्पोजिट डिमांड, when a commodity is used for various uses, for example milk is used for making tea and sweets, so combined demand of milk for both the uses is known as composite demand। मतलब कि अगर मैं सिर्फ एक, जैसे मिल्क है, मिल्क की सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करूँ कि डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए कितना यूज हो रहा है, तो कॉम्पोजिट डिमांड नहीं होगी। बट अगर मैं उसकी सारी डिमांड्स को, कि मिल्क हमारा स्वीट्स में भी यूज़ आ रहा है, कंजम्पशन के लिए भी, मंदिर में चढ़ावे के लिए भी, उन सारी डिमांड्स को क्लब करके एक यूनिट पर आऊँ कि कितनी डिमांड हो रही है मिल्क की कलेक्टिवली, दैट इज कॉम्पोजिट डिमांड। ठीक है। उसके बाद प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में ये आपको एक छोटी सी टेबल बना के दे रखी है, एंड यहाँ पर हमारा टॉपिक चैप्टर होता है ख़त्म। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेसिकली, अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी कि डिमांड में चेंज आना बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, किसी
रीजंस की वजह से डिमांड में चेंज आना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम पढ़ेंगे कितना चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स में इतना सा चेंज आया तो डिमांड में कितना चेंज आएगा, फैक्टर्स में इतना चेंज आया तो डिमांड में कितना चेंज आएगा। विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन फैक्टर्स, change in some change in some units of factors, what is the change in quantity? ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये वाला फिर भी थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर था, चीज़ें याद करनी है, उसमें फॉर्मूलेज एंड नंबर्स न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाएंगे। तो अभी के लिए डिमांड चैप्टर में कोई और डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट क्लास से वी विल बी स्टार्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हर्षी का कोई डाउट नहीं है, ये चैप्टर बुक में नहीं है। सिद्धार्थ कौन सी बुक में? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिद्धार्थ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक डिफरेंट बुक है एंड पहले 11th में हुआ करती थी, अब 11th-12th में थोड़ी सी शफलिंग हो गई। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डाल दी 12th में और 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स डाल दिया 11th में। 1-2 साल से चेंजेस आए हैं, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आपको बुक पढ़नी नहीं है। नहीं सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गया ना। नहीं 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 नहीं, हाँ सही तो है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 12th में गई है, हम स्टैट्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बाई चांस फिर भी किसी की बुक में इलास्टिसिटी करके डिफरेंट चैप्टर ना हो तो डिमांड एंड इलास्टिसिटी और डिमांड कंबाइंड चैप्टर भी हो सकता है, हो सकता है कि चैप्टर में दोनों कंबाइंड दे रखे। ठीक है, और टेस्ट का सिलेबस मैं बता देता हूँ। इस संडे जो टेस्ट होने वाला है, इस संडे हमारा इंट्रोडक्शन वाले का, एंड नेक्स्ट संडे जो होगा इसके बाद जो संडे आने वाला है उसमें डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों कंबाइंड। ठीक है, इस संडे इंट्रोडक्शन एंड उसके नेक्स्ट संडे डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले ही बता दिया है मैंने, बाद में मत बोलना कि हमारी तैयारी नहीं हुई, बाकी सारी चीज़ें नहीं हुई। ठीक है, आज के लिए क्लासेस ओवर, बाय बाय। किसी को और कुछ डाउट है